अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक ऐसा रिजल्ट आया जो कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान इतने जल्दी हार जाएगा। शायद हम थोड़ी सी बेहतर फाइट की एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक और सैड रिजल्ट 1995 के बाद जो हम हारते आ रहे हैं। गालबन ये 14वीं लगातार शिकस्त है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मैंने एग्जैक्टली नंबर चेक नहीं किया, एक वो माइंड में घूम रहा था तो मैंने शेयर कर दिया। थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा गो थ्रू करें और देखें कि कहाँ हम लैग कर गए, कहाँ हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट मैच में अच्छी बात यह कि थोड़ा गैप है, 6 से 7 दिन का बीच में एक प्रैक्टिस मैच में हमें खेलना है। तो आई होप जो बाकी बेंच पे कुछ लोग हैं उनको भी ट्राई करके देख लिया जाएगा कि गोइंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टेस्ट मैच के हमारे पास क्या बेहतरी हो सकती है प्लेइंग 11 में, अबरार का क्या स्टेटस है, अगली पिच कैसी होगी। उसको देख के ही डेफिनेटली हतमी 11 मैदान में उतरेंगे। पहले इस टेस्ट मैच को थोड़ा चलते हैं, बात करते हैं सेकंड बॉलिंग की पाकिस्तान की इनिंग्स की। तो थोड़ा बॉलिंग स्ट्रेंथ में पाकिस्तान का प्रॉब्लम था। शाहीन अफरीदी ने बॉलिंग तो बहुत अच्छी की, लेकिन जो विकेट कॉलम होता है ना उस तरह उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सके। जैसे खुरम शहजाद ने पहले 3 आउट किए, आमिर जमाल ने विकेट हासिल किया, अगर फहीम अशरफ बहुत बड़ी मायूसी रहे। मेरे मैं उन चंद लोगों में से एक था जिनको एक्सपेक्टेशन थी इस फहीम से कि यार वो बॉलिंग में अमूमन जहां थोड़ी सी सपोर्ट हो वो आउट कर लेता होता है। और बैटिंग में भी मुझे ये माइंड में था कि यार चलो थोड़ा बाउंस है तो कट पुल पे बेहतर है कंपेयर टू कुछ बैट्समैन के, तो वो कुछ करेगा, लेकिन वो बहुत ही हल्का खेला। बहुत बड़ी मायूसी हुई फहीम अशरफ को बैटिंग बॉलिंग दोनों में देख के। और देखिए एक ऑलराउंडर जो होता है ना, अच्छा ऑलराउंडर प्रॉपर परफेक्ट बैलेंस देता है स्पेशली इस तरह की कंडीशंस में। लेकिन जब आपका एक ऑलराउंडर एक ही है फास्ट बॉलिंग और वो आपको बुरा परफॉर्म करे तो आप यू रिमेन शॉर्ट ऑफ चॉइसेस बेसिकली। तो उस पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है मेरा ख्याल। और आगे जो रिमेनिंग 2 टेस्ट मैच है उसमें हमें बैलेंस करने में टीम में बहुत मसला आएगा फहीम अशरफ की इस परफॉर्मेंस के बाद। आई डोंट नो वो कैसे बैलेंस करेंगे, ये बात मेरी समझ से बाहर है। अब आप देखें 4 दिन में ये टेस्ट मैच खत्म हो गया। तो पहले दिन जो वावेला था कि जब पहली इनिंग में कि इमाम बहुत स्लो खेले, ये हो गया वो हो गया, क्या आप स्लो खेलने की वजह से हारे हैं? आप बेसिकली हारे हैं इनिंग्स में रन्स ना करने की वजह से। स्पेशली एक्सेप्शन फॉर इमाम, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इमाम की शॉट की लिमिटेशंस हैं, उसके पास इतनी शॉट्स नहीं हैं। तो उसने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बिल्कुल ठीक खेला, हालांकि उसके और बाकियों के स्ट्राइक रेट में सवाई एक अदद को निकाल के कोई ज्यादा फर्क नहीं था जो आप स्ट्राइक रेट देखेंगे। तो उसने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बहुत अच्छा खेला पहली इनिंग्स में। और दूसरी इनिंग्स में जो बेहतर सलाहियत रखते थे, जिस तरह मैं मुख्तसर बात करूंगा, पहले कह चुका हूं, बात कर चुका हूं, उन्होंने उस तरह से नहीं परफॉर्म किया। वो भी स्लो ही खेले और रन्स भी नहीं कर सके। बाबर हो गया, सऊद हो गया, अब्दुल्ला शफीक हो गया, चलो पहले उसमें तो रन्स किया, लेकिन ये कि बाकी जो लड़के थे वो नहीं कर सके, सरफराज भी नहीं कर सके। खैर, जो हमें टारगेट मिला था मेरा ये था कि चलो हम कम से कम डे 5 तक मैच को लेके जाते फाइट करते। लेकिन जब हमने कंडीशंस को एक्चुअली हमने आज देखा तो कंडीशंस बैटिंग के लिए बहुत मुश्किल हो गई थी कंपेयर टू फर्स्ट इनिंग। सेकंड इनिंग्स में, फर्स्ट इनिंग्स में बैट बॉल जो था बैट पे काफी बेहतर आ रहा था, मूवमेंट उतनी ज्यादा नहीं थी, बाउंस जो था वो ज्यादा बाउंस तो था लेकिन वेरिएबल बाउंस नहीं था। अभी हमने सेकंड इनिंग्स में देखा मूवमेंट भी बढ़ गई थी, क्रैक्स थे शायद, सीम भी हो रहा था क्रैक्स में पड़ के, या वैसे भी सीम हो रहा था। गेंद जो सबसे ज्यादा तंग करने वाली चीज थी वो वेरिएबल बाउंस था, कि एक बॉल पड़ के वहीं से कुछ नीचे रह रहे थे, कुछ बिल्कुल वहां से फ्लाई कर जाते थे, जिस पे सरवाइव करना काफी मुश्किल था। और फिर ऑस्ट्रेलियंस की एक जो सबसे खतरनाक बात है कि वो अपनी लाइन नहीं छोड़ते हैं। आप वो पैट कमिंस का स्पेल देखें, हम लेटर इस पे मजीद बात भी करेंगे। बाबर आजम को बिल्कुल जैसे आपको सिक्का रखते हैं, इतना छोटा सा बॉक्स था और उसके अंदर वो बॉल करी जा रहा था, करी जा रहा था, वहीं से गेंद कुछ बाहर निकल रहे थे, कुछ ज्यादा राइज कर रहे थे, कुछ नीचे रह रहे थे, कुछ अंदर आ रहे थे। और उसने बिल्कुल यानी कि डिसमेंटल कर दिया था बाबर आजम को। और ये ऐसी क्वालिटी की बॉलिंग ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं कर सकते, इस लेवल की बॉलिंग, इस लेवल की एक्यूरेसी, ये स्टेमिना। और फिर आप ये मत भूलिएगा कि उनके सारे जो फास्ट बॉलर हैं बहुत टॉल हैं, लंबे कद के हैं, तो वो ज्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं पिच से इन टर्म्स ऑफ बाउंस मूवमेंट बहुत अच्छे से। और हर तरह का स्किल उनका सुपीरियर है बहुत ही ज्यादा। और मेरा ख्याल है कि खास तौर पे टेस्ट क्रिकेट में इससे सुपीरियर पेस अटैक किसी दुनिया में किसी के पास नहीं। और फिर अपने होम ग्राउंड पे जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग कमाल है। मतलब मैं टीवी पे देखते हुए, स्क्रीन पे देखते हुए मेरा सांस खुश्क हुआ था कि पता नहीं कौन कैसे खेलेगा, कैसे मैनेज करेंगे इस तरह की बॉलिंग को। चलो 1-2-1 चलते हैं। सबसे पहले इमाम अगेन स्टार्क ने शायद वो थोड़े उसने शुरू में आते ही कुछ शॉट खेलने की कोशिश की। कुछ लोगों ने कहा होगा इंटेंट थोड़ा तेज करो तेज करो। मेरा ख्याल है कि
इस पिच को देखते हुए तो सिर्फ सर्वाइव ही करना था। इंटेंट वाली बात तो एक और तरफ रह गई, लेकिन बहरहाल इमाम पैड पे बॉल लगा और वो जल्दी आउट हो गए। शान मसूद इज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। मैं शान मसूद के हवाले से दो बातें करूंगा। शान मसूद एज अ बैट्समैन, शान मसूद एज अ स्किपर, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। एज अ बैट्समैन मेरा ख्याल है कि मैं शान से बहुत बेहतर रिस्पेक्ट कर रहा था, क्योंकि पहले भी वो खेलते हैं। साउथ अफ्रीका में हमने उनको खेलते हुए देखा बाउंसी पिचेस के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया पे पहले वो खेले हुए हैं। तो उन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो पर्थ की पिच का अंदाजा होगा, तो कम से कम पहली इनिंग्स के बाद सेकंड इनिंग्स में वो बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे, थोड़ी फाइन ट्यून करेंगे। लेकिन जिस तरह से वो खेले, मतलब वो बिल्कुल ही नहीं समझ पाए पर्थ की विकेट को। पहली इनिंग्स में एक आउटसाइड ऑफ स्टंप खुला ड्राइव मारने चले गए। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कवर ड्राइव आपको कम करनी पड़ती है, आपको ये कट डाउन करनी पड़ती है। एशिया में लग जाती है बायर, वहां पे जो आपकी फुल लेंथ होती है, ऑस्ट्रेलिया में वो गुड लेंथ बन जाती है। बेसिकली वहां से गेंद आपके गुड लेंथ पे आ जाता है राइज करके, तो आपको ये कट डाउन करने पड़ते हैं। अनलेस बिल्कुल ही को फुल बॉल मुंह में ना हो, तो आपको जो है ना ड्राइव थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है, और स्पेशली कवर ड्राइव। सेकेंड इनिंग्स में शान मसूद वही खुला खेलने की कोशिश कर रहे थे। जिस गेंद पे वो आउट हुए उससे पहले एक गेंद वही था, थोड़ा गेंद पड़ा जिसको वो फुल समझ रहे थे, वो फुल था नहीं बेसिकली ऑस्ट्रेलियन सॉइल और पर्थ के हिसाब से वहीं, तो वो बीट हुए जॉश हेजलवुड की गेंद के ऊपर। तो मुझे लगा कि वो अब अगली गेंद पे थोड़ा समझ जाएंगे कि यार ये इस लेग पे ड्राइव नहीं लगेगी, मैं थोड़ा इसको गेंद को पीछे मैनेज करूंगा। लेकिन अगली गेंद पर उन्होंने सेम वही मिस्टेक की कि उन्होंने वो गेंद फुल समझ के खेलने चले गए और अपनी बॉडी से दूर ड्राइव करने चले गए। गेंद हल्का सा डिविएट हुआ और उनका आउटसाइड एज लेता हुआ आउट हो गए। तो मुझे बहुत मायूसी हुई। फिर मैंने इसी टॉपिक के ऊपर फिर वो ब्रॉडकास्ट में डिस्कशन हो रही थी कि बाबर आजम उसी गेंद को जरा वेट कर रहे थे, पीछे अपराइट स्टांस के साथ खेल रहे थे, राइट अंडर हिज आइज, और जो शान है उसी गेंद को वो आगे लटक रहे थे ड्राइव मारने के लिए। फिर इस टॉपिक में मेरा भी ये ख्याल था कि यार आपको लटकना नहीं चाहिए। फिर मेरी एक और जो क्रिकेट के बड़े अच्छे कोच हैं उनसे इस बात पे डिस्कशन हो रही थी। मैंने कहा उनकी भी, उन्होंने बड़ी अच्छी इसको कंक्लूड किया, वो बात भी आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि यार दोनों मेथड चलते हैं, दोनों मेथड चलते हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया में लोगों को बैकफुट पे रह के मैनेज करके भी अच्छा खेलते हुए देखे, और हमने ऐसे प्लेयर भी देखे हैं जो आगे अच्छी स्ट्राइड निकाल के गेंद को, वो बाउंस को टैकल करते हैं अच्छे से। ऐसे लोग भी कामयाब होते हुए देखे। उन्होंने दो एग्जांपल दी। एक उन्होंने कहा कि जस्टिन लैंगर जो कि बैकफुट पे रह के ही खेलते थे और बहुत अच्छे, आपको पता है बड़े कामयाब ओपनर है। और फिर उन्होंने जो है वो मैथ्यू हेडन की एग्जांपल दी जो कि अच्छा स्ट्राइड निकाल के खेलते थे। उन्होंने कहा कि मेथड जो भी हो लेकिन उसमें परफेक्शन होनी चाहिए। जैसे शान स्ट्राइड निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका मसला ये था इस डिसमिसल में कि वो अपनी बॉडी से अवे जाके खेल रहे थे। यानी आप देखें उनका हाथ खुल गया था, अपनी बॉडी से दूर बैट आगे निकल गया था, और जो कि मेन वजह बना उनके आउट होने की। लेकिन अगेन हम कितना सपोर्ट करेंगे शान को? हमने बहुत बैक किया एज अ बैट्समैन, ठीक है वो इंटेंट के साथ खेल रहा है, ये इस तरह है, वो है, ये है। भाई आप इंटेंट के साथ खेलो, आप इंटेंट के साथ ना खेलो, लेकिन भाई अब आपको रन्स करने हैं। ये 20, ये 30, ये 15, ये अब कब, ये बहुत देर तक आप लोग, आप पेशेंस अब नहीं रखेंगे। अब आप कप्तान बन गए, आप जिस तरह से भी खेलें, आप पाक बॉल खेलें, आप टुक बॉल खेलें, आप चुक बॉल खेलें, आप मुक बॉल खेलें, आपको रन्स करना पड़ेंगे भाई। अब आपके इस तरह से आप सरवाइव नहीं कर सकते। कप्तान के लिए परफॉर्म करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आई होप ये बाकी जो 2 टेस्ट रह गए उसमें शान बेहतर स्ट्रेटेजी लेकर आएंगे, बेहतर एडजस्टमेंट करेंगे और रन्स करेंगे। इसके बगैर आप गुजारा नहीं है। मैं इनकी कप्तानी के ऊपर बिल्कुल एंड पर आऊंगा। मैं बाबर आजम पे आ जाता हूं जल्दी से। बाबर आजम जो है वो उसको जो स्पेल किया पैट कमिंस ने, सॉरी टू से, बाबर बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन शायद बाबर या कोई और भी पाकिस्तान का प्लेयर ये स्पेल झेलने के काबिल नहीं थे। तो पिच बहुत मुश्किल था। मुझे नहीं याद पड़ता मैंने आखिरी टाइम ऑस्ट्रेलिया में इतना मुश्किल पिच कब देखा होगा। बहुत मुश्किल पिच था। सेकंड इनिंग्स में टिपिकली बात कर हो गया था। और जो कमिंस ने बाबर को स्पेल किया है, वो माय वर्ड्स। एक मैंने वो रिवर्स स्विंग को अपनी पीक पे देखा जब उन्होंने पाकिस्तान में आके उड़ाया था ऑस्ट्रेलिया ने हमें, और एक ये इस कंडीशंस में कि पैट कमिंस ने वहीं पर गेंद नीचे भी रह रहा है, बाहर भी निकाल रहा है, इसी लेंथ से वो अंदर भी लेके आ रहा है, और जो गेंद पे बाबर आउट हुआ है, मुझे नहीं समझ आ रही कोई कैसे खेलता, स्पेशली एशियन बैटर के। वो बिल्कुल बॉल के टॉप पे आए, बिल्कुल मेरिट पर उन्होंने बैट रखा, उसी लेंथ से गेंद निकल के ऊपर हो गया। कुछ गेंदें नीचे भी रही, आपने वो हाईलाइट्स देखी होंगी। तो मेरा ख्याल है आप बहुत खुशकिस्मत हो तो आप इस तरह की गेंद पे बच सकते हैं, वरना आपका बचना नामुमकिन है। तो मैं बैट्समैन को इस तरह से उस पर कसूरवार नहीं कहूंगा। पहली इनिंग्स में उतना अच्छा शॉट नहीं था उनका, लेकिन ये कि सेकंड इनिंग्स में
उस पे बचना मुमकिन था। इसमें बाबर से ज्यादा मैं ग्रेटनेस पे तारीफ करूंगा पैट कमिंस की, के आई थिंक फास्ट बॉलिंग स्किल एट इट्स पीक टेस्ट क्रिकेट में शायद पैट कमिंस से इस वक्त असरे हाजिर में कोई अच्छा स्किलफुल बॉलर मोर नहीं है। हैंड्स डाउन सर, हैंड्स डाउन। आई एम अमेज्ड आपकी क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, स्टेमिना, जो भी एट्रीब्यूट आप यहां पे लगाना चाहें। और फिर उसके बाद हस्बे मामूल जो आपकी विकेट्स गिरी हैं, जिसमें सऊद शकील कुछ देर तक रहे, वो फाइट काफी करते रहे। फिर आपके सामने सरफराज अहमद, मुझे यही था डाउट कि सरफराज बहुत झुक के खेलते हैं ना, तो ये झुका हुआ जो स्टांस होता है ये एशिया में और बाकी लो बाउंस से नॉर्मल बाउंस वाले पिचेस पे चल जाता है, लेकिन जहां पे थोड़ा गेंद राइज करता है ऑस्ट्रेलिया वगैरह में इस तरह से, वहां पे सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ये था, और वैसे ही वो आउट भी हुए, एक में बोल्ड हो गया, एक में ये बॉल थोड़ा चढ़ रहा था, राइज कर रहा था, आउटसाइड एज लगे, तो उनका सर्वाइव करना मुश्किल था। आज मोहम्मद हफीज ने भी बयान दिया कि हमारे वो परफॉर्मर थे और इस वजह से हमने अपने परफॉर्मर्स को बैक किया। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट हफीज भाई की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं बिल्कुल भी से एग्री नहीं करता। आपका कंडीशंस के हिसाब से बेस्ट 11 खेलनी चाहिए, परफॉर्म करें ना करें दैट इज एन अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी, लेकिन कंडीशंस के हिसाब से आपके बेहतरीन 11 मैदान में उतरने चाहिए। और यही आपकी फर्स्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और कंडीशंस के हिसाब से मेरा ख्याल है, विदाउट एनी बायस, मेरा कोई इस चीज से लिंक नहीं है, आप किसके सपोर्टर हैं किसके नहीं है, मेरा इस तरह से कोई लिंक नहीं है, लेकिन रिजवान इज द मैन टू गो फॉर। इन द पहले टेस्ट में भी होना चाहिए था और आगे भी उन्हीं को ही खेलना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा अपराइट स्टांस के साथ खेलते हैं। ग्लव वर्क भी डेफिनेटली उनको एज है, ये तो है ही है, लेकिन वो अपराइट स्टांस के साथ खेलते हैं, तो इन अ बेटर पोजीशन के वो कट पोल वगैरह खेलें या ड्राइव खेलें। तो ऑन मेरिट मेरा ख्याल है इन कंडीशंस के हिसाब से मोहम्मद रिजवान को ही प्लेइंग 11 में होना चाहिए। फिर बाकी आगा सलमान का रन आउट एक बहुत ही आप ये कहिए कि जलते पे नमक पर छिड़कने वाली बात थी। और बाकी विकेट्स, फहीम अशरफ स्पिनर को सारी जिंदगी स्ट्रगल करते हैं, यहाँ भी स्पिनर्स के आगे बिल्कुल क्लूलेस थे और वो आउट हो गए, और बाकी खैर रेस्ट इज द हिस्ट्री। अब तो कंडीशंस भी मुश्किल थी, लेकिन कुछ काफी ज्यादा कैजुअल शॉट्स भी थे। अगले टेस्ट मैच में क्या होना चाहिए, मैं प्लेइंग 11 बना रहा था तो मुझे समझ नहीं आती 5 बॉलर कैसे पूरे किए जाएं। यानी कि अगर आप खुरम शहजाद को खिलाते हैं और दूसरे टेस्ट मैच में कंडीशंस को देखते हुए शाहीन अफरीदी और मीर हमजा में से कोई एक बॉलर आपको ट्राई डिसाइड करना है, तो कंडीशंस को देखते हुए। और वसीम जूनियर मैं तो नहीं चाहता था वो खेले, क्योंकि शॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन चूंकि चॉइस, वी आर शॉर्ट ऑफ चॉइसेस, तो ना चाहते हुए ना चाहते हुए आपको खिलाना पड़ेगा। तो अगर आप खुरम शहजाद, शाहीन अफरीदी या मीर हमजा में से कोई एक, वसीम जूनियर, आमिर जमाल, ये 4 बॉलर जाते हैं, तो 5वें स्पिनर के लिए अगर आप खिलाते हैं तो आपकी बैटिंग शॉट है, और अगर आप ऑलराउंडर खिलाते हैं तो आप कहेंगे यार जेन्युइन स्पिनर नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि अबरार अगर फिट हो जाते हैं तो फिर आप वो चांस ले लें, आप खिला लें 5वें स्पिनर को भी। और अगर पिच में टोटली स्पिनर के लिए कोई हेल्प नहीं है और तो फिर आपको जेन्युइन स्पिनर खिलाने की जरूरत नहीं है, फिर आप बेहतर है कि आगा सलमान के साथ जाएं। और प्लेइंग 11 में आप यही एक चेंज होगा, रिजवान आ जाएं और आगा सलमान ही खेलें और वसीम जूनियर की इंडक्शन होगी। ये खैर डिपेंड ऑन द कंडीशन, इसमें कुछ 19-20 हो सकता है कि कंडीशन एग्जैक्टली वहां पर क्या होंगी, थोड़ा सा ड्राई पिच होगा, घास छोड़ेंगे मेलबर्न में या क्या होगा। लेकिन जो भी हो, एक चीज सीखने की ये है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा जैसे अपनी स्ट्रेटजी को एक बार सोचना चाहिए। शान मसूद को कैलकुलेटेड खेलना चाहिए जहां उनकी रेंज में गेंद है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बैकफुट पे शॉटें ज्यादा लगती हैं। आपको फ्रंट फुट पे ड्राइव के बजाय बैकफुट पे पंच, कट, पुल और इस तरह की चीजें, अनलेस कि बिल्कुल बैट के नीचे गेंद ना हो, तो इस पे ज्यादा रिलाई करना चाहिए इन शॉट्स पे कंपेयर टू कि आप बहुत ज्यादा खुले ड्राइव मारने जाए, तो वो ही उसी वजह से आपका विकेट जा रहा है। बाबर को भी समाव मेथड निकालना है कि ठीक है ये मसले मसाइल तो यहाँ पर हैं, लेकिन आप चूंकि हमारे सबसे बेस्ट बैट्समैन है, तो आप कैसे इन कंडीशंस में सर्वाइव करोगे। सो वीडियोस का कंटेंट अब साथ साथ लाता रहूंगा, लेकिन ये कुछ जहन में सोच थी, इसको सामने रखा। और बाकी आखिरी जाते हुए शान मसूद की कप्तानी के ऊपर बात करूंगा कि भाई कप्तान, एक वो अभी कप्तान बना है, पहला टूर जो कि मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे मुश्किल टूर ऑस्ट्रेलिया का होता है, यानी आपका पहला इम्तिहान ही सबसे मुश्किल इम्तिहान है। और कप्तानी से बहुत डिसेंट की है, जो फील्ड प्लेसिंग थी, जिस तरह की टीम होगी वैसे ही आप बड़ी बड़ी टीमें आपकी गई, बड़े बड़े कप्तान के ऑस्ट्रेलिया से हार के आते रहे, क्लीन स्वीप होके आते रहे। तो मेरा ख्याल है कि या तो किसी बंदे को, ये जो बड़ी फैन बेसिस है ना, इनको तो मसला है ना यार, वो क्यों आ गया, ठीक है ना। तो ये फैन बेसिस है, उन्होंने तो क्रिटिसाइज करना ही है, उनको तो माइनस कर दे। बाकी लोग जो शान को एक मैच के बाद क्रिटिसाइज एज अ कैप्टन कर रहे हैं, तो ये क्यों आ गया, ये कैसे आ गया, वैसे आ गया, तो मेरा ख्याल है कि ये टोटली सरासर ज्यादती है। सर आप ज्यादती कर रहे हैं, किसी भी कप्तान को जब बन गया, जैसे भी बना, ठीक है,
उसको 6 महीने 1 साल आपका देना ही देना पड़ता है आपको, ठीक हो गया। उसको ओवरऑल यानी पूरी कप्तानी यानी कंक्लूड करते हुए इसको हटा दो, फलाने वाला तो हटा दो, तो ये बिल्कुल एक दीवाने का ख्वाब और अहमकों वाली बात है। सो आपको अपने नए कप्तान को सपोर्ट करना चाहिए, जहां पर आपको लगता है कि गलती हो रही है उसको हाईलाइट जरूर करें, लेकिन ये कप्तान हटा दो, ये आइल्स के ऊपर आया है यार, आप कितने पर्सनल हैं यार। मतलब ये बुरी बात है अगर किसी की अंग्रेजी अच्छी है, इट्स अ बैड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। उसने वो क्रेडेंशियल्स के साथ है, बैटिंग परफॉर्मेंस को हम बिल्कुल बैक नहीं करेंगे, लेकिन एज ए कैप्टन उसने डोमेस्टिक में कप्तानी की हुई है, उसने डिपार्टमेंट में कप्तानी की हुई है, उसने इंग्लिश काउंटी में कप्तानी की हुई है। आपको तो ये फैक्टर्स पता ही नहीं, आप कंसीडर ही नहीं करते, उसको पता है हाउ टू मैनेज द थिंग्स, लड़कों को साथ कैसे लेके चलना है, मैनेज कैसे करना है। सो ये बहुत फैक्टर होते हैं क्रिकेट के अंदर, बड़े मैटर करते हैं दोस्तों। सो हाँ, परफॉर्मेंस पे उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन जब आप कह रहे हैं उसने आइल्स किया है, तो ये आप बेसिकली अपने अंदर का साड़ निकाल रहे हैं, आपको वो पसंद नहीं है। तो यार थोड़ा सा न्यूट्रल होकर चीजों पे कमेंट किया करें। और पास्ट इज द पास्ट, अब आपके यही कप्तान है, इन्हीं को आपने सपोर्ट करना है। साल के बाद फिर इनकी आप इंक्वायरी कीजिएगा कि साल में इन्होंने, साल भर में इन्होंने क्या किया। तो बस आज यही कुछ कहने को था। कोशिश करूंगा इसके थोड़े थोड़े चंक बनाकर टॉपिक वाइज अलग अलग से पोस्ट करूं, इतनी बड़ी वीडियो कौन देखेगा, बहुत ही बड़ी बना दी है।